आप राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं। जी। ऐसे में लेखन के संदर्भ में जी। आपको किस तरह की चुनौतियों का करना पड़ता है, एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखने के कारण लेखन के अ, संदर्भ में चुनौतियां। देखिए, मैं जो है ना, लेखन और राजनीति दोनों को अलग रखती हूँ। पहली बात तो ये है, वो ऐसे अलग रखती हूँ क्योंकि पति राजनीति में है और वो अपना उनका कर्म क्षेत्र है, और मेरा कर्म क्षेत्र अलग है। मैं अध्यापन के क्षेत्र में हूँ, और लिखने पढ़ना साहित्य में मेरा इस तरफ जो दूसरी तरफ एक रहता है। बाकी ये है कि मुझे कभी किसी ने चुनौती क्या, मुझे कभी मेरे पति ने या किसी ने ये नहीं कहा कि तुम मतलब राजनीतिक परिवार से हो तो तुम लिख क्यों रही हो, ऐसा कभी नहीं कहा। बल्कि बहुत मुझे खूब। हमेशा प्रोत्साहन ही दिया है कि तुम लिख रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो, लिखती रहो। तो मुझे ऐसी कोई चुनौती नहीं आई, क्योंकि और उधर से मेरे पिताजी ने भी मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया था। मेरे घर में भी सबने मुझे हमेशा कहा था कि आप लिखती हो ना, लिखती रहा करो। तो बस माँ को होता था कि घर के काम भी सीख लिया करो तो थोड़ा सा माँ वो रहती थी, लेकिन जब पिताजी देखते थे कि अच्छा कुछ लिख रही है, तो मैं लिखती लिखती रहती थी कुछ ना कुछ। लंबे लंबे आंसर्स आंसर्स है तो वो लंबे होंगे। चिट्ठियां होती हैं तो वो लंबी होती थी। उस समय अपनी सहेलियों को जब चिट्ठी लिखती थी, तो उस समय तो लिखने का यही था। डायरी होती थी तो डायरी भी लिख लिख लिया करती थी, तो लिखती रहती थी। तो पिताजी कहते थे कि इसको लिखने दो, कोई बात नहीं है, लिख रही है। तो बाद में मेरी माँ ने भी कहना शुरू किया कि चलो लिख रही है तो फिर जब मुझे पहली बार मेरी किताब छपी, तो मैंने उस समय मैंने बड़े गर्व से अपनी माँ को भी बताया, पिताजी को भी कहा कि देखिए, पहली बार मेरी कविता की किताब छपी है, और इससे मुझे ना मुझे मुझे पहली बार साहित्य अकादमी से 11,000 रुपए मिले थे। तो मैंने इतनी खुशी से बताया कि मम्मी, आज मैंने अपने लेखन के बल पे 11,000 रुपए जीते हैं, सोच सकती हैं आप। तो कहती है वाह, बहुत अच्छा। उसे मैं टीचर बन चुकी थी, लेकिन मुझे उस 11,000 की जो खुशी थी, वो मुझे मतलब, और मतलब वो मेरा इतना पारिश्रमिक कह लो, रिवार्ड कह लो, मैं बहुत खुश थी उस दिन। मैंने तब बताया कि देखो, लिखने से पैसे मिलते हैं, आप ये मत सोचो कि पैसे नहीं मिलते। तो वो खुश थी। तो उस तो राजनीति ने मतलब मुझे ऐसे कुछ नहीं है। जहां जहां पे होता होगा वो उनके लिए चुनौतियां भी होती होंगी। चुनौती यही है कि समय की कमी होती है, क्योंकि अच्छा। क्या होता है कि बहुत लोगों का आना जाना घर में रहता है। राजनीतिक परिवार में मेरे पति 6 मिनिस्ट्री में मिनिस्टर रहे हैं, तो वहाँ घर पूरा भरा रहता था, रिश्तेदारों से भी, और लोग आने जाने वालों से, कार्यकर्ताओं से भी, और क्षेत्र के लोगों से भी। तो उस समय आप अपने आप को समय उस समय लिखने में नहीं दे पाते, क्योंकि आपको वो बाकी सारे काम भी पूरे करने होते हैं, बच्चे भी हैं घर में, और रिश्तेदारों से तो घर भरा रहता था। तो फिर वो तब ये कमी जरूर होती थी कि मुझे समय नहीं मिलता था लिखने का। अ, तो अब ठीक है, फिर भी लिखती थी आ, थोड़ा थोड़ा। आपको सुनकर पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं जी। उस प्रथम प्रकाशित पुस्तक के लिए। यहाँ जी, पर दर्शकों शुक्रिया। के कमेंट आ रहे हैं कि एक बार आप उस पुस्तक का नाम बता दें। पानी साहित्य प्यार अकादमी अभी दिखाया पुरस्कार। था मैंने, ये अच्छा। रही यही है वो। ओके। तो पानी प्यार मैम की पुस्तक हाँ। है, जैसे साहित्य अकादमी ने प्रकाशित किया है। जी, साहित्य अकादमी साहित्य ने अकादमी ने इस प्रकाशित किया है। प्रकाशित किया, और और इनाम भी मुझे भेजा था कि इस ये पर मतलब। हाँ, इस पर जी। 11,000 का उस समय जी। पुरस्कार भी मैम को प्राप्त हुआ है। मैम, आपको इसके लिए जी। बधाई। जी, फिर भी धन्यवाद। आप बहुत दिनों से तो है ही हैं इस राजनीतिक गलियारे में। और जैसे आपने बताया कि समय की कमी होती है, लिख नहीं पाती। कई बार ऐसा होता है कि भावनाएं हो, मन में विचार हो और समय नहीं है। तो ऐसे में उसको कैसे प्रबंधित करती हैं, कैसे वो हमारे सामने कविताओं के रूप में या गजल या कहानियों के रूप में जो हमें मिलता है, कैसे आप उसको प्रबंधित करती हैं। और उससे पहले मैं एक और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा जी। प्रसिद्ध राजनेता श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी का, कि उनकी तरफ से जी। आपको हमेशा प्रोत्साहन मिला हुआ है। क्योंकि जी। उसी प्रोत्साहन के कारण आज हम जो कुछ भी सुन पा रहे हैं और जितना आनंदित हो पा रहे हैं, ये उसी प्रोत्साहन का परिणाम स्वरूप है। यहाँ जी, से, इस मंच मैं भी से। उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो सच में बिल्कुल। वो कहते हैं कि अगर लिखा है तो सुनाना भी आना चाहिए, और आपको इसे गेय शैली में भी कीजिए, तरन्नुम में भी सुनाइए, और मंच पे बोलना आना चाहिए। मतलब इस सारी जो ट्रेनिंग होती है वो बोल रहे होते हैं कि देखो ऐसे ऐसे करो।
अब ये यहाँ पे, और बल्कि इतना ही नहीं, वो जहाँ पे गलती होती है उसको भी पकड़ते हैं कि आपने ये ओह, यहाँ पे जो है ना क्या इस बात। शब्द को का उच्चारण आपने सही नहीं किया, तो वो उच्चारण पे भी ध्यान अद्भुत। दे देते हैं, कहते हैं देखो ये शब्द को, इस लफ्ज को ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है, और इसे इस तरह से। और मैं जब, मुझे याद है जब मैं पहली बार एक स्पीच देने जा रही थी स्कूल में ही, तो मैं बहुत घबराई हुई थी। 15 अगस्त पे बोलना था मुझे, मेरी प्रिंसिपल मैम ने बोला था कि आपको बोलना है। तो मैं तो उससे पहले बोली नहीं थी, मुझे बड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। तो मैंने इनसे कहा कि बताइए, मुझे दे दिया, मैं कैसे करूं ये वो, मैंने स्पीच लिख तो ली है लेकिन मैं बोल नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि डरना क्या है, मतलब पूरा प्रोत्साहन देते थे, डरने की क्या बात है। आप सामने ये सोचिए कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, या आपके सामने जो बैठे हैं वो, जो जितने भी श्रोता हैं वो उन सबसे आप ही ज्यादा समझदार हैं। इस कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आत्मविश्वास भरिए और अपना बिल्कुल बिंदास बोलते जाइए। आपको सोचना ही नहीं है कि आपने, मतलब इतना पूरा भर के भेजे थे कि ऐसे। और उससे पहले ये ट्रेनिंग मेरे पिताजी मुझे दिया करते थे। तो जब ये शिक्षिका वाली जो नौकरी होती है इसमें भी इंटरव्यूज होते हैं, तो इस उस समय मुझे डर लग रहा था, तो मेरे पिताजी रोज मुझसे ये रिहर्सल करवाते थे। अच्छा, मैं हूँ तुम्हारे जो है ना, मैं परीक्षक हूँ, मैं बैठा हूँ, तुम किस तरह से एंटर करोगी और क्या बोलोगी, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। और इंटरव्यू में, क्योंकि पास तो होना जरूरी था, नहीं तो हम टीचर कैसे बन सकते थे। तो वो मेरे फादर बिल्कुल। इसमें रोज ट्रेनिंग देते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब अब बैठ के याद करती तो मुझे लगता है देखो किस तरह से उन्होंने मुझे सिखाया। और पतिदेव भी इस तरह ही करते हैं कि बीच बीच में आ जाते हैं, जब जहाँ देखते हैं बाद में देखते हैं ये वीडियो, जैसे अभी ये वीडियो बाद में जब भी देखेंगे तो वो उनको कुछ कमी लगेगी तो वो बताएंगे। और हमेशा देख करके मुझे कहते नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है, और ये जो भी है, तो मुझे अच्छा लगता है कि एक सिखाने वाला उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। बिल्कुल। इस कार्यक्रम के तरफ से मैं श्री शाहनवाज हुसैन सर को धन्यवाद ज्ञापन तो करता ही हूँ, और साथ में उम्मीद करता हूँ कि सर अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो देखिए किस तरह से मैम ने आपकी प्रेरणा को जन तक पहुंचाया है। यानी आपकी कही गई बातों से सिर्फ मैम ही प्रेरित नहीं हो रही हैं, इनफैक्ट बहुत जो सारे लोग इस लोगों कार्यक्रम को को देख रहे हैं उन तक ये बातें पहुंच रही हैं। और इस मंच की तरफ से आपको नमस्कार, आभार और बहुत बहुत धन्यवाद निश्चित तौर पे। मैम इसी में एक और हाँ, है केशव कि जी लिख रहे हैं केशव सर भी लिख रहे हैं कि सर के लिए क्या लिखा है। सर के लिए बिल्कुल तो मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, मतलब वो तो एक हो जाए। वही एक आधार कविताओं का आधार वही है। और उनके लिए तो बहुत सारी अ, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और धन्यवाद, मैं स्वागत है सर आपका इसको इस तो रखिए कार्यक्रम ना। में। जी, मैं आ गया हूँ, बहुत अच्छा बेटा एक कार्यक्रम है। मिनट आपको बहुत 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 शुक्रिया। कार्यक्रम में बहुत बहुत चलिए, स्वागत एंट्री है। इतनी दे दी है मैंने, बिल्कुल और मैं आपके इसमें ज्यादा इंटरफेयर बाई नहीं चांस करूंगा। आ गए। अभी मैं सोच रही थी कि कहीं निकले हुए थे आसपास ही, तो वो, फिर नहीं थे यहाँ पे, लेकिन अभी बाई चांस आ गए हैं। तो मैंने कहा चलिए अच्छी बात है, आप ही की तारीफ हो रही थी कि अच्छा, नहीं, आप मुझे हम सिखाते हैं। सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं सर, हम सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। अक्सर होता नहीं है कि इतना समय हो, बट आज आप इस कार्यक्रम में हैं, आपको देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार ही कमेंट्स आ रहे हैं। मैम आपसे निवेदन है, सर भी साथ हैं, कि सर पर आप कविता सुनाएं जो भी आपने सर के लिए लिखी हुई है। और सर के लिए तो बहुत ही सारी है। मुझे मुझे वो, लगता है गजल है आपकी कोई बड़ी ही प्रसिद्ध, सर के लिए अगर वो हो हाँ जाए तो। उनकी तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले भी गाई है, वो मैं आपको सुना देती, उसकी दो पंक्तियां मैं सुना देती हूँ, ठीक है? या फिर दो ही मैं निकाल लूं नहीं। क्योंकि अच्छा, ठीक है। तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां सुना देती हूँ। उसका एक गजल है, उसका मतलब इस तरह है, तरन्नुम से सुना देती हूँ क्योंकि इनको वो बिल्कुल। पसंद है। मैं कहने इसके बाद वाला था, आपकी वाली, मैं इनको कहने एक मेरी वाला था। गजल पसंद है, वो मैं इसके बाद सुनाती हूँ क्योंकि ये इन पर है, इसलिए मैं पहले सुना देती हूँ। बिल्कुल स्वागत है मोम। पत्ता जब भी कोई गिरा होगा, याद उसने तभी किया होगा। पत्ता जब भी मंचली हो गई
हवाओं को, मनचली हो गई हवाओं को, कुछ ना कुछ तुमने ही कहा होगा, कुछ ना कुछ तुमने ही कहा होगा, रंजिशें हो गई थी दुनिया से, रंजिशें हो गई थी दुनिया से, उससे इकरार जब हुआ होगा, उससे इकरार जब हुआ होगा। और कुछ ये काजल की लकीरों के बारे में क्या कहते हैं। स्वागत है। तेरे काजल की इन लकीरों ने, तेरे काजल की इन लकीरों ने, रंग शामों में भर दिया होगा, रंग शामों में भर दिया होगा। और एक शेर और इसका पेश कर देती हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। स्वागत है। मेरे चेहरे पे जो पढ़ा वाह, तुमने, क्या मेरे बात। चेहरे पे जो पढ़ा तुमने, तेरी नजरों ने ही लिखा होगा, तेरी नजरों ने ही लिखा होगा, पत्ता जब भी कोई गिरा होगा, याद उसने तभी किया होगा। ये बस लंबी गजल है, बहुत लेकिन खूब, बहुत खूब। यहाँ नीचे शुक्रिया। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत वाहवाही हो रही है। और एक चीज धन्यवाद। सभी तक पहुंची, मैंने भी सुना, हालांकि मैंने पहले भी सुना हुआ है, जो आपकी मधुर आवाज लोगों तक पहुंची, इसके लिए कार्यक्रम की तरफ से एक बार फिर से आपको धन्यवाद है। और धन्यवाद। सर को तो बारंबार नमस्कार और धन्यवाद रहेगा, आप इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े। मैम, एक चीज जो मेरे मन में अभी आ रही थी, वो है कि जी। आपने राजनीतिक परिदृश्यों को इंगित करके भी क्या कभी कुछ लिखा हुआ है? लेकिन माफ कीजिएगा, एक चीज, अभी आपने अभी वादा किया हुआ था कि आप सर पर एक और कविता सुनाएंगे, तो पहले वो, अम, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा। पहले वो। अच्छा, वो भी एक गजल है, वो इनको पसंद है, सर पर नहीं, लेकिन इनको बहुत पसंद है। उसकी भी कुछ पंक्तियां मैं गुनगुना देती हूँ। बिल्कुल, स्वागत वो है मैम, पुरानी है, जो फरमाइए। मैंने आपको बताया पहली किताब में से है, वो उसकी कुछ पंक्तियां हैं। तो इसका हमारे ये अर्ज दर्शकों कर रही तक हूँ जी। सर की पसंद भी पहुंचेगी और हमें पता भी चलेगा कि सर की जी। पसंद कौन सी कविता है, कौन सी गजल है। मैम, जी। स्वागत है। कौन है अपने, कौन पराए, कौन है अपने, कौन पराए, चेहरे सारे सामने आए, चेहरे सारे सामने आए, कौन है अपने, कौन पराए। इसका अगला शेर मुलाहिजा फरमाइए। रात खड़ी है दरवाजे पर, रात खड़ी है दरवाजे पर, जाने कब सुबह आ जाए, जाने कब सुबह आ जाए। और अगला शेर ये है। तन्हाई, तन्हाई,
तन्हाई बढ़ती जाती है, तन्हाई बढ़ती जाती है, काश जरा बारिश आ जाए, काश जरा कौन सा? बारिश आ जाए, कौन है अपने कौन कौन पराए। पराए। एक आखिरी इसका और एक शेर प्रस्तुत कर देती हूँ, मुलायजा फरमाइए। जिसने काटी उम्र कफस में, जिसने काटी उम्र कफस में, अपनी रिहाई से डर जाए, अपनी रिहाई से डर जाए, कौन है अपने कौन कौन पराए, पराए। चेहरे सारे सामने आए। शुक्रिया, ये कुछ इनको बहुत पसंद थी इसलिए मैंने गुनगुना दी। सर की वाकई में बहुत अच्छी पसंद है। इस पसंद से मैं जो एक चीज देख पा रहा हूँ वो है कहीं ना कहीं से सर का फलसफा होना कि जीवन में क्या सही है और क्या जीवन के लिए जरूरी है। कौन है अपने कौन पराए, सभी जी अपने जी हैं और माने तो सभी पराए हैं, सभी को जी एक साथ लेकर चलना। जी। इसे बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने गुजारिश धन्यवाद। पूरी की। इसके पहले मैं जी। पूछ रहा था कि क्या आपने कोई राजनीतिक परिदृश्य को इंगित करते हुए, उसे चिन्हित करते हुए भी कुछ लिखा हुआ है, कोई कहानी, कोई गजल, संस्मरण आदि? अगर हो तो उसके बारे में कुछ बताएं। कहानी तो कहानी पे अगर आप पूछेंगे तो कहानी का एक संग्रह आ चुका है। कहानियां भी लिखी हैं, 11-12 कहानियां लिख चुकी हैं और एक संग्रह आ चुका है, उसमें एक बधाई। संस्मरण भी है। शुक्रिया। तो ये गुंटी करके है, मेरे ख्याल आप चित्र जब दिखाएंगे तो पता चल जाएगा। और राजनीति पे तो यूं लिखा जाता है, उस पे भी कुछ गजलें लिखी गई हैं। जैसे इनको देख के जब मैं लिखती हूँ तो मुझे लगता है कि हम्म। ये किस तरह से हैं, वो भी मैं कुछ गुनगुना देती हूँ। एक शेर है उसका, आग से खेल के भी हंसता है। यानी जो राजनीति है ना, ये एक आग, हम्म। कह लीजिए जो आग की तरह। परिस्थितियां होती हैं वो इस तरह होती हैं। आग से खेल के भी हंसता है, कोई गाफिल या सिर फिरा होगा, होगा कोई गाफिल या मुसाफिर। सिर फिरा होगा। और ये कि अब जो जो हालात हुए, ये इटली को देख के उस समय लिखा गया, जबकि अब अमेरिका के भी हालात ऐसे हो गए कोरोना की हम्म। वजह से। बिल्कुल। दफन इंसानियत की लाशों पर, दफन इंसानियत की लाशों पर, दिल जमी का भी हिल गया होगा, दिल जमी का भी हिल गया होगा। तो राजनीति पे ऐसे अलग से नहीं लिखा जाता है, लेकिन कुछ शेर जो होते हैं वो आ ही जाते हैं कि बिल्कुल। अभी आपने बात की एक कहानी संग्रह की, जी। जिसका शीर्षक बताया आपने, घुमटी। गुंटी। उसके जी बारे में कुछ बताएंगे? हमारे दर्शकों के भी प्रश्न आ रहे हैं कि कुछ कहानी संग्रह के बारे में बताएं। आपकी कहानी जी संग्रह की प्रतीक्षा है जी। ऐसा? कहानी संग्रह असल में अभी जो बुक फेयर हुआ था, विश्व पुस्तक मेला, उसमें उसे उसे लाया गया था। और इसमें 11 कहानियां हैं। एक तो गुंटी है,
और बाकी मानवीय जो संवेदनाएं और जो जो लोग मुझसे क्लोज रहे, आसपास के परिवेश जो होते हैं हमारी, जो आसपास अ, उनकी कहानियां हैं, पूरी तरह मानवीय मूल्यों पे हैं ये, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति का जीवन देखते हैं तो वो इसी तरह होता है, दुखों से भरा हुआ। तो इसमें ज्यादा दुख की भी है, मतलब जो सच्चाई होती है। हम्म। मैंने कहानी में कुछ भी हेर फेर नहीं किया है कि जबरदस्ती मैं उसमें लिख दूं या बहुत काल्पनिक उसमें एंट्री कर दूं कल्पनाओं की, और वो उसे बिल्कुल चेंज कर दूं। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने व्यक्ति विशेष की जो कहानी है या जीवन है उसको बिल्कुल सच्चाई से एज इट इज उतार दिया है, कि जिसका जीवन जो जैसा था वैसा का वैसे है। इसलिए दुखदाई है क्योंकि आपको, आप मेरे ख्याल से इस बात से सभी मान जाएंगे कि सबकी जीवन में दुख है, और उसको उसे उजागर करना, उसे शेयर करना, मुझे लगता है कि उसे, दुख को जब बांटा जाता है तो वो कम भी होता है, और दूसरों का दुख देख के अपना दुख फिर कम लगने लगता है कि हाँ, बिल्कुल। अगले के पास इतना है। तो इसी तरह से अगर हम एक दूसरे के समाज में अपनों का दुख जब नहीं बांटेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। उषा जी लिख रही हैं, गुंटी बहुत प्रासंगिक और बेहतरीन कहानी है जी। कालजयी कहानी। शुक्रिया उषा, आपने पढ़ी हुई है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। उषा मेरी सहेली है, यहाँ संस्कृत पढ़ाती हैं, प्राध्यापिका हैं वहां पे इंदौर में। तो अ, वो उनसे मैं शेयर किया करती हूँ क्योंकि वो स्वयं भी लिखती हैं। तो क्या होता है, अच्छा। लेखक से जब शेयर करता है तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, तो वो बिल्कुल पारदर्शिता से बता देती हैं कि क्या है। तो इस तरह निस्संदेह। कहानियां, सब कैरेक्टर्स के, मैं गुंटी के बारे में इसलिए चर्चा नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर पाठकों को पढ़नी भी चाहिए। और प्रदीप जी, आपने भी सुनी हुई है ये कहानी। मैंने सुनी हुई एक, है। और हाँ, एक कार्यक्रम में आपने सुनी है और आपने उसकी रिकॉर्डिंग भी की है, और आपने उसे फेसबुक पे भी डाला हुआ था। तो सिर्फ कहानी के अंत को हमने उसमें कुछ वो रखा है ताकि उसे पढ़ें। तो वो कहानी, इसलिए उसको मैं ज्यादा उस पे बताती नहीं हूँ, क्योंकि उसे पढ़ने और सुनने में जो आनंद आएगा वो शायद मेरे बताने में नहीं आएगा। और बाकी निश्चित कहानियों ही पे तो चर्चा की जा सकती है। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैम की एक कहानी संग्रह है खूंटी, जो विगत विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में जो आयोजित था, उसमें उसका लोकार्पण हुआ। उनमें 11 कहानियों में एक कहानी है घुंटी, जिस पर उस पुस्तक का नाम भी है। जब आप उसे पढ़ेंगे तो बिना पूरा पढ़े आप पुस्तक छोड़ ही नहीं पाएंगे। अगर आप सुनेंगे तो सारे काम छोड़कर आप सुनने में ही लग जाएंगे। फेसबुक पर भी है धन्यवाद। ये पुस्तक। उसका जी। आखिरी अंत नहीं दिया गया है, ताकि आपके अंदर वो कौतूहल हो और बाकी कहानियों के प्रति भी आप पढ़ें। निश्चित जिज्ञासा तौर पे बनी मैम, रहे। जिज्ञासा वाली, निश्चित तौर पे मैम, मैं इस कार्यक्रम में भी आपको इस कहानी के लिए बधाई दूंगा। कम से कम नहीं तो धन्यवाद। 5 बार मैं सुन चुका हूँ उसे ऑडियो के रूप में। पढ़ा तो है ही है धन्यवाद मैंने घुंटी। जी। उस कहानी संग्रह में और कौन सी ऐसी कहानियां हैं जो आपको प्रिय है इस कहानी संग्रह में? देखिए, उसमें एक कहानी तो एक मेरी सहेली पर ही है, तुम्हारी कहानी। अंजू जो आगरा में है इस समय, अम, एक कहानी उसी पे है, जिसकी माँ पे बिल्कुल, लॉकडाउन में आपने मौत अभी मैंने बताया। पढ़ी थी, वो उसकी कहानी है। एक कहानी मेरी सहेली की माता की कहानी है, वो भी उनके पूरा जीवन, समझ लीजिए एक पूरे उपन्यास को मैंने संक्षिप्त करके उस पे रख दिया, ब्रीफ करके बिल्कुल। एक कहानी, एक बच्चे की कहानी है जो मैं अपने बचपन में, मतलब मैं तो दीदी थी लेकिन वो मेरे लिए बहुत छोटा सा बच्चा, नटखट गोपाल की तरह हुआ करता था। तो वो पप्पन, इस कहानी, वो उस बच्चे की कहानी है। और एक कहानी है मेरी अपनी मौसी जी की। एक अच्छा। कहानी, हाँ, एक कहानी मौसी जी ही है, और एक कहानी एक और है, वो मेरी ताई जी की है, झाई जी, जिसका शीर्षक मैंने दिया है। एक कहानी है बरगद बाबा, अ, जिसमें बरगद मैंने बाबा। अपने हाँ, ये जो बरगद का वृक्ष है, प्रदीप जी आपको बता दूं कि मेरे स्कूल में एक बरगद का वृक्ष है, अच्छा। उस पे लिखी गई है ये कहानी, उस वृक्ष पे। और इस कहानी को, बरगद बाबा को भी द्वितीय पुरस्कार प्राप्त है। मनीष सिसोदिया जी ने, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने उसको द्वितीय पुरस्कार दिया था। कहानी प्रतियोगिता में गई थी जब ये कहानी। तो तो ये, मतलब पूरे स्कूल के माहौल और पेड़ और
इसमें जो वार्तालाप होता है वो सारा बहुत पढ़ने में मजा आएगा। अभी मैं अगर बताऊंगी नहीं, क्योंकि वो पेड़ से जो वार्तालाप हो रहे हैं वो उसे पढ़ने में मजा आएगा। तो इस तरह ये सब कहानियां हैं, और कुछ कहानियां हैं जो मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़की है जो संघर्ष करती है। उसका शीर्षक है भाभी माँ। वो भाभी उसके किस रूप में सामने आती है, भाभी का क्या रूप हुआ करता है, लेकिन वो कैसे सामने आती है। एक मौसी है जो जो अपनी अपनी सहेली के बच्चे को पालती भी है, सिखाती भी है, क्योंकि उसकी फ्रेंड की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बच्चों को वो पालती है, तो बच्चे उसे मौसी ही कहते हैं। तो उनका क्या आपस में क्या रिलेशन चलता है, और कैसे वो कहाँ तक वो सफल होती है, क्या है वो सब कहानी के चीजें हैं। तो इस तरह से कुछ कहानियां हैं इसमें। 6-7 कहानियां तो मैंने आपको बता दी कि इस तरह से हैं। पहले जी, तो मैं आपको बधाई दूंगा उस बरगद कहानी के लिए जिसको द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। और धन्यवाद। जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें भी मैं बताऊं कि एक कवि, कवित्री, लेखक, या आप उसे जिस रूप में भी देखते हैं, उसे विषय कैसे प्राप्त होते हैं, जी, किस तरह से आपने आसपास की चीजों को लेकर उस पर लिखा हुआ है। नारी चेतना है, प्रेम है, प्रकृति है, परिवेश है, इस पर आपने बहुत ही सुंदर तरीके से कहानियों में सजोया जी, हुआ है। घुंटी जी। बहुत जल्द ही आप सभी को प्राप्त हो जाएगी। जो लोग भी और घुंटी के लिए निवेदन करेंगे निश्चित तौर पे उन्हें प्राप्त होगी। जी, 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 मैं भी यही सोच रही हूँ कि और इस माध्यम से, सर्वभाषा ट्रस्ट के माध्यम से भी लोग अगर मतलब जो भी चाहेंगे वो किताब मिलना, या फिर आप एक एक विचार और आ रहा है मन में कि कहानी पाठ मैं करूँ आपके ही माध्यम स्वागत है, से। स्वागत है मैम, मतलब वो सदैव। हम आगे एपिसोड रखेंगे कि एक कहानी पाठ एक उसमें रखा जाए, ताकि वो सब तक कहानी जब तक हो, क्योंकि माहौल जब ठीक होगा तो किताब तब पहुंचेगी। उससे पहले कि क्या है कि मैं उसका वाचन कर पाऊंगी, तो वो तब भी पहुंच जाएगी वो कहानी। तो एक ये भी हो सकता है, ये सिर्फ मेरा एक निश्चित ही सजेशन है। निश्चित ही हम इस तरह का कार्यक्रम रखेंगे। और जी, हमारा ऐसा विचार भी है कि हम इस तरह का कार्यक्रम रखें। कहानी श्रृंखला हम शुरू करने वाले हैं, उसके जी, अंतर्गत बहुत अच्छा है। प्रथम कहानी हम आपकी लेकर आएंगे। अ, धन्यवाद। आप इस कई तरह की विधा में लिखती हैं, गजल, कहानी। मैं अगर ये पूछूं कि कौन सी विधा आपको सबसे प्रिय है, किस विधा में देखिए, लिखना? सबसे प्रिय तो कविता है, और लेकिन कहानी भी मुझे बेहद प्रिय है। से कहानी मुझे मुझे ऐसा लगता है कि कहानी पे मेरा ज्यादा इख्तियार है। ज्यादा मैं उसको फ्री होके लिख सकती हूँ, क्योंकि कविता में आदमी थोड़ा सा कम शब्दों में उसे समेटना होता है सारी समय। भावनाओं को। आप कहानी की तरह बिल्कुल व्याख्या नहीं कर सकते, सब कुछ लिख नहीं सकते। तो कहानी में क्या होता है, ज्यादा हम अपने विचारों को ज्यादा, भावों को ज्यादा बिल्कुल उड़ेल देते हैं। अ, मगर कहानी में एक ही सीमा ये होती है उसकी कि हमारे पास समय नहीं होता। मेरे पास यही प्रॉब्लम है कहानी लिखने में, जो चुनौती मुझे लगती है कि समय सीमा में मैं बंधी होती हूँ। वो सीमा मतलब समय नहीं होता कि मैं लिखना बहुत चाहती हूँ, लेकिन समय नहीं मिलता। कविता में क्या होता है कि आप थोड़े सा लिख के वो कविता 1 पेज की भी हो सकती है, 2 या 3 पेज की हो सकती है, वो उसी बिल्कुल। समय हो जाती है। तो ये थोड़ा जल्दी वाली बात हो जाती है। और विधा की बात अगर आप कहें, तो अभी-अभी मैंने कुछ दोहे लिखे हैं, और कुछ माहिए भी लिखे हैं। माहिए माही। एक विधा है, माहिया। पंजाबी में उसमें लिखा जाता है और गाए भी जाते हैं। तो कुछ ऐसे लिखे हैं और कुछ दोहे लिखे हैं। तो बस तब से अभी इस मैं पे बस लिखना यही है। ढूंढ रहा था कि मैम से अब मैं क्या सुनूं जो अलग हो, जो दर्शकों ने भी ना सुना हो। तो इसमें हाँ, मैं ये नहीं सुना होगा। दोहा और माहिया, अच्छा, प्लीज। दोहे मैं 2-3 दोहे सुना देती हूँ। हाँ, स्वागत है मैम, दोहा। जी, तो ये लॉकडाउन पे लिखा था। इसको भी मैं गा के सुना देती हूँ। स्वागत है मैम। नहीं, सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि एक यूं ही आज के माहौल पे ही समझ लीजिए। उगते को होवे नमन, ज्यों पूजे सब सूर।
उगते को होवे नमन, ज्यों पूजे सब सूर। पैसा पैसा खींचता रख बाकी को दूर। पैसा पैसा खींचता रख बाकी को दूर। और ये लॉकडाउन में सब गिरे, समय बड़ा गंभीर। लॉकडाउन में सब गिरे, समय बड़ा गंभीर। पैरों में बेड़ी पड़ी, बिन बांधे जंजीर। पैरों में बेड़ी पड़ी, बिन बांधे जंजीर। तो ये ऐसे कुछ, और एक है कि किस तरह हमें रहना चाहिए, वो एक मैं सुना देती हूँ कि अहंकार मद लोभ को रखिए खुद से दूर। अहंकार मद लोभ को रखिए खुद से दूर। मन उजला उजला लगे, सूरत पर भी नूर। मन क्या बात उजला है। उजला लगे, सूरत पर भी नूर। तो ये कुछ दोहे और भी हैं, लेकिन ये अब इतने सुना दिए। मुझे और लगता है कि आपने सभी के मन की भावनाओं को उस दोहे में समाहित कर लिया है। बिन बांधे जंजीर, सभी घर जी में जी, है क्योंकि और सब घर किसी के में है और पैरों में जंजीर नहीं है। किसी के पैरों में लॉकडाउन, जंजीर नहीं है। और समय भी मैम, गंभीर है। तो बिल्कुल। अब ये मैं माहिए, आपने बिल्कुल माहिए का मैम। बताया, तो दो चार माहिए भी सुनाई देती हूँ। मैम ठीक स्वागत है। है, मैं प्रतीक्षा कर तो रहा था। जी जी, शुक्रिया। तो इसको भी माही मैं गा के, माहिए जिस तरह गाए जाते हैं हम्म। उसी में सुनाती हूँ। पहला, मैं अपनी माँ को नमन करते हुए, सभी की माँओं को। माँ तो एक साया है, माँ तो एक साया है, धूप कड़कती में एक पेड़ की छाया है। धूप कड़कती में एक पेड़ की छाया है। और आजकल जब साजन घर में है, तो कुछ इन पे भी लिखा गया। आप लोग बहुत देर से कह भी रहे थे कि सर पे कुछ कहिए, तो इन पे ये लिखा। साजन घर में अपना, क्या बात है। साजन घर में अपना, दर्पण क्या देखूं इन आंखों में सजना। दर्पण क्या देखूं इन आंखों में सजना। और घर पे रहने पे क्या होता है कि आजकल सारे लोग घर पे हैं। रुत आई बहारों की, रुत आई बहारों की, सारे सुन लेंगे बातें दीवारों की। सारे सुन लेंगे बातें दीवारों की। तो ये वो हो गया कि जो घर में है। और इसी में मजदूर पे भी लिखा गया, जो अभी हम तस्वीरें देख रहे स्वागत थे, है। मजदूर जो घर जा रहे हैं। और कोरोना पे सबसे पहले वो क्यों जा रहे हैं, तो शुक्रिया पारुल, शुक्रिया आप, केशव जी, धन्यवाद। तो ये कोरोना पे है। कुछ ऐसी चली है हवा, कुछ ऐसी चली है हवा, सब है लपेटे में, कोई ना है इसकी दवा।
सब है लपेटे में, कोई ना है इसकी दवा। और बहुत मजदूर खूब। जो अब लाचार हो गए इसी कोरोना की वजह से, अब ऐसी हवा चली तो वो जाने को तैयार हैं बेचारे, जा रहे हैं। लाचार हुए मजदूर, लाचार हुए मजदूर, भूखे ही रह कर हैं चलने को मजबूर, भूखे ही रह कर हैं चलने को मजबूर। ये बेचारे जो मजबूरी में जा रहे हैं। और एक एक तस्वीर आई थी उषा जी, ये वो आपके इंदौर से ही वो बैल बन के एक व्यक्ति जा रहा था, एक तरफ बैल था और एक तरफ वो बेचारा मजदूर जो है वो कांधे पे उसको लेके, मतलब मजदूर बैल की तरह जो काम कर रहा था। बड़ी ऐसी पीड़ादायक ये तस्वीरें थी कि भारत में ऐसा हो रहा है और बेचारों के पास इतने पैसे भी नहीं है, या भारत का जो जो सबसे निचला तबका है वो इतना मजबूर है कि उसे कई 100 किलोमीटर की यात्रा, 1200 किलोमीटर वो लड़की अपने पिता को बैठा के चला के ले गई। तो ऐसी यात्रा बिल्कुल। लोगों को पैदल पैदल करनी पड़ रही है। तो ये है कि पैदल ही चलना है, मजदूर कह रहे हैं, पैदल ही चलना है, भूख बीमारी से आप संभलना है, भूख बीमारी से आप संभलना है। और वो जो बैल जो बना था इंसान, उसका दृश्य देखकर, ये हाल गरीबी का, ये हाल गरीबी का, बैल बना इंसान लाचार शदीदी का, बैल बना इंसान लाचार शदीदी का। और एक बच्चा, आप लोगों ने भी तस्वीरें देखी होंगी, वो सूटकेस पे सोया हुआ था सोया और माँ हुआ है। उसको खींच रही थी। तो वो देख करके ये महिया लिखा गया, वो टैची पर सोता, वो टैची पर सोता, माँ खींचे उसको है बचपन यूं रोता, माँ खींचे उसको है बचपन यूं रोता। तो और जो मजदूर हैं उनसे जब पूछा गया कि भाई आप यहीं रह लो, क्यों जा रहे हो, तो वो कहने लगे कि रास्ता हम काटेंगे, रास्ता हम काटेंगे, गांव पहुंच अपने दुख अपने बांटेंगे, गांव पहुंच अपने दुख अपने बांटेंगे। तो इस तरह कुछ माहिए लिखे गए, काफी लिखे गए। तो वो ये वो था मैम क्योंकि मजदूरों ने काफी झकझोर दिया था। जब बहुत मैं सुन जी रहा था तो एक तरफ जो मन में वो कविता और ये जो आपकी जो माहिया है, जो वाकई में आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णन किया हुआ है। लेकिन जहाँ शुक्रिया। एक तरफ बेहतरीन वर्णन है, वहीं पर देश के कोने कोने से जो तस्वीरें मिली हुई हैं वो निश्चित तौर पे दिल को झकझोर देने वाली है कि आज भी हाँ भारत के कई कोने ऐसे हैं जहाँ पर विकट परिस्थितियों में कोई सहायता नहीं पहुंच पाती। जी, बहुत ही पीड़ा होती है ऐसे बहुत तस्वीरों बहुत को पीड़ा होती है। देखकर। जी और जी आपकी कविता अगर उन लोगों तक पहुंचे और आसपास अगर सच में ऐसी समझ बने, तो शायद हम कुछ ना कुछ इसमें बढ़ोतरी कर पाएंगे, लोगों को जी सहयोग पहुंचा पाएंगे। और जी दर्शकों को मैं एक और चीज बताऊं कि मैम जो है वो हिंदी में लिखती हैं, हिंदी भाषा में, और अंग्रेजी भाषा की शिक्षिका हैं। जी मैम आप हिंदी भाषा में इतनी सुंदर रचनाएं करती हैं, मुझे सच में विश्वास नहीं होता कि एक अंग्रेजी भाषा की शिक्षिका जिसने हिंदी भाषा में इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं, जी। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ ना लिखा हो। मैम क्या आप अंग्रेजी में भी लिखती हैं?
जी, कुछ कविताएं मैंने अंग्रेजी में भी अरे वाह, लिखी हैं। मतलब एक आवाज जो तो मन के अंदर से आ रही है, आप सुन सकती हैं। हाँ, असल में हिंदी पे क्या होता है कि हम बहुत सारा लिखना होता है और बहुत सारे भाव आ रहे होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में रहता है, और क्योंकि हमारी हमारी मातृभाषा है, हम यही बिल्कुल। पले बड़े हैं, तो विचार भी उसी भाषा जी में आते हैं। तो जी। जिस भाषा में विचार आते हैं, भाव आते हैं ना, उसी विचार उसी में लिखा जाता है, और जल्दी ज्यादा लिखा जाता है। तो लेकिन ये है कि इंग्लिश की टीचर हूँ, तो उसमें भी कभी कभी लिखती हूँ। तो एक स्वागत है। एक सुना देती हूँ आपको। प्रतीक्षारत अ, हूँ। जी, इसका शीर्षक है, इसका जो टाइटल मैंने दिया है, साउंड ऑफ साइलेंस। कि जो ओ, खामोशी होती है, उसमें भी एक आवाज होती है, वो इस कविता में आपको पता चलेगा, पोएम में। द होल नाइट स्पीक्स, द स्टार्स, द मून, द स्काई talk to each other. I lie down, them speak, and to comprehend. Oh, see, the broken star falling. Did it touch the ground or landed into the ocean? It may be in the folds of water. Did it touch the beach or dashed upon the rocks? It may be in the layers of sand. I stand at the window just to watch the jungle. Oh, see, the trees are talking to the wind. Winds to leaves, leaves to the heart of the tree, and to the roots. Roots whisper to the earth. I lie down to hear and understand. The whole night speaks without even a word. It's all silent. I close my eyes just to listen to the sounds of silence. It runs through deep inside me, silence, peaceful and ecstatic. Thank you. बहुत सुंदर। ये थी। अ, मौन की आवाज। हम कहते जी हैं ना कि जो हमारे मौन को समझ जाए वो सबको समझ जाता है। जी और आपने अपनी मौन को कविता दे दी है, वो भी अंग्रेजी भाषा की। और निश्चित जी तौर पे भाषा तो खैर कोई भी हो, कविता को पढ़ने वालों को निश्चित तौर पे समझ आएगी। अब पढ़ने के जी बाद कुछ देर के लिए वो निश्चित तौर पे मौन होंगे और सोचेंगे कि मौन की भी एक भाषा है। जी। मैं चाहता हूँ मौन की भी एक भाषा है। हर व्यक्ति उस भाषा को समझ पाए, अनुभव कर पाए। जी जी। अ, मैम, इस कार्यक्रम में एक थैंक यू। समय हो रहा है जो मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, जी आपको तुरंत तुरंत आंसर देना है। जी। प्रश्न जो होंगे वो रैपिड फायर प्रश्न होंगे। ठीक है। एकदम रैपिड की तरह आपको आंसर भी रैपिड रैपिड फायर देने। राउंड, तो इसके रैपिड लिए कोई फायर राउंड। हैम्पर वगैरह आपने रखा हुआ है? हैम्पर वगैरह रैपिड जरूर फायर हम में आप तक जीतने वाले को कुछ पहुंचाएंगे। हैम्पर मिलता है। बिल्कुल, बहुत हैम्पर्स आ रहे हैं तरह तरह से, आपको ये बहुत सारी सारे हैम्पर्स बधाई। हैं, सच में। बिल्कुल। और ये एक्चुअल यही हैम्पर्स हैं, अभी यही एक्चुअल है जो यही हैम्पर्स हैं। जो मैं तो आपको जोक कर रही हूँ, सदैव प्रसन्न ये रखे। हैम्पर्स मेरे लिए मतलब किसी भी बड़े हैम्पर से बहुत बड़े हैं, क्योंकि ये दिल से दिल को आ रहे हैं। निश्चित ये तौर पे। सबसे बड़े एक कवि के लिए ये जो शब्द होते हैं ना, वो बहुत बड़ा एक एक गिफ्ट होता है। जब कोई उन्हें अच्छा बता दे, तो मेरे लिए तो जो सामने आ रहे हैं, फूलों की बरसात है ये मेरे लिए। धन्यवाद। बिल्कुल। आपके लिए जो हैम्पर हैं वो नीचे लेके भी आ रहे हैं, औसम जी जी और जी जी तरह जी। तरह से। राज ये आपसे कभी नादर जुदा, जी, गरिमा नादिर जी, नादर जी। जी। ये कभी आपसे धन्यवाद। हैम्पर दूर नहीं होंगे, सदैव आपके साथ होंगे, सदैव जी आपको जी प्रसन्न रखेंगे। जी शुरू जी करता हूं मैं। जी पहला जी सवाल। जी। अ, अ, कौन सा कार्य आपको अधिक पसंद है, शिक्षण या लेखन? शिक्षण। शिक्षण। क्या अधिक गौरवान्वित करता है, एक सैनिक की पुत्री होना या एक राजनीतिक परिवार का सदस्य होना? एक सैनिक की पुत्री होना। बाल्यकाल में अर्थात लेखन के शुरुआती दौर में किसने आपको अधिक प्रोत्साहित किया, माता जी ने या पिताजी ने? पिताजी ने। ओके। अधिक आनंद में क्या लगता है, लिखना या पढ़ना? लिखना। फिक्शन या नॉन फिक्शन, किस तरह की रचनाएं पढ़ना ज्यादा पसंद करती हैं? नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन। ये थे हमारे रैपिड फायर राउंड।
इसके अलावा आज सबको ज्ञात है कि हम लॉकडाउन 4.0 में हैं, चौथा। निश्चित तौर पे कल समाप्त होने वाला है, और जिस तरह की परिस्थितियां हैं देखकर लगता है कि अभी लॉकडाउन बढ़ेगा ही, और इसमें हम सभी को ही सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं जो हमें कहीं ना कहीं बाहर लेकर आएंगी। कुछ तो ऐसी जरूरतें हैं जो घर में रहकर पूरी ही नहीं की जा सकती, उसके लिए निश्चित तौर पे बाहर जाना है तो जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन सावधानी रखना बहुत जरूरी है। बहुत उसी जरूरी है। कोविड को 19 को ध्यान में रखकर मैंने एक प्रश्न बनाया था। आज हम एक वैश्विक महामारी के दौर में, तो कोरोना के इस काल में क्या आपको लगता है कि साहित्य किस तरह से प्रभावित हुआ है? आप कैसे देखती हैं कि इस काल में साहित्य किस तरह प्रभावित हुआ है? देखिए, किसी भी समय का जो भी देश में या विश्व में जो परिस्थिति चल रही होती है, उसका साहित्य पे असर तो पड़ता ही है, प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सारे लेखक किसी भी भाषा के हों, किसी भी देश के हों, वो जरूर जरूर लिख रहे होंगे और लिखते ही हैं। और कभी कभी उनकी लेखनी सामने भी आ जाती है कि वो इस काल पे पूरे विश्व को किस तरह से देख रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, वो उस तरह से देखता है और उस तरह से लिखता भी है। तो एक तो ये प्रभाव पड़ता है कि हम लोग अब ज्यादा लिखने की तरफ आ गए हैं, क्योंकि झकझोर दिया है इस काल ने, इस जो समय आज जो चल रहा है ना, ये युग जो चल रहा है हमारे ऊपर आजकल, तो इसको मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को झकझोर दिया है। तो लेखक तो मतलब बिना प्रभावित हुए रह ही नहीं सकता, और वो जरूर लिख रहा होगा, सब लिख रहे होंगे। दूसरा, ये लॉकडाउन की अगर आप बात करें, ये कोरोना की बात थी कि कोरोना से हम सब प्रभावित हो चुके हैं, और लॉकडाउन के पीरियड में हमें एक तरफ ये अच्छा लग रहा है कि मुझे समय मिल गया है, मुझे मिला है। तो मुझे लगता है जितने भी जो लेखक हैं, कवि हैं, उन सबको समय मिला होगा कि अपने लेखनी पे ध्यान भी देने का। और शुक्रिया इस तकनीकी माध्यम का कि हम आजकल अपनी जो भी लेखन है उसको साझा कर पा रहे हैं, कविताओं के माध्यम से, गीत के माध्यम से, जिस भी माध्यम से हम जो भी माध्यम में लिख रहे हैं, वो हम उसे साझा भी तो कर पा रहे हैं। तो एक मैं तकनीकी को, इसके लिए साइंस को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि शुक्र है हम लिख भी रहे हैं और बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। बिल्कुल। एक संदेश मुझे प्राप्त हो रहा है इस तकनीकी के लिए ही कि कार्यक्रम हम समापन की ओर चलेंगे। उससे जी जी पहले जी मेरे श्रीमती जी के भी कुछ सवाल हैं, जैसे नाम दिया है सतरंगी सवाल। जी। इसे भी जल्दी जल्दी बोलना है, जल्दी जल्दी आंसर देना है। अच्छा। अ, आपके प्रिय रंग? फिरोजी। प्रिय आभूषण या श्रृंगार की वस्तु? चूड़ियां। प्रिय व्यंजन? सादी दाल रोटी। ओ मेरे मतलब वाह। प्रिय व्यंजन में यही है। प्रिय मैं पर्यटन क्या, का स्थान? पर्यटन तो मतलब पर्यटन मुझे बहुत पसंद है। कोई भी नेचुरल जगह, प्राकृतिक, पहाड़ या फिर समुद्र का किनारा। प्रिय अभिनेता या अभिनेत्री? और वो तो बहुत सारे हैं, शाहरुख खान, अक्षय कुमार। अरे वाह। अम, प्रिय गायक? वो भी बहुत सारे हैं वैसे। जो ऑल टाइम बेस्ट है वो मोहम्मद रफी और लता ओ। मंगेशकर हैं। हर हर समय, कभी भी और बहुत मेरी पसंद है। तरफ से एक प्रश्न, प्रिय पुस्तक? प्रिय पुस्तक तो मतलब वैसे तो बहुत एक वैसे मैक्सिम गोर्की की माँ पुस्तक है, जो उन्होंने उपन्यास लिखा है, वो हर भाषा में भी है, वो मुझे बहुत पसंद है। अमृतलाल नागर की किताबें हैं, तुलसीदास की किताबें हैं, वो मुझे मुझे बेहद पसंद है, जो मैं पहले भी पढ़ती आई। क्योंकि अमृतलाल नागर की जो किताबें हैं, उपन्यास हैं, वो सारे इतिहास पर है। अरे सुहाग वाह। के नुपुर, सुहाग के नुपुर अ, हमने पढ़ा था, वो इस टाइप से बहुत है, काफी है। आप आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और कुछ आने वाली भी हैं। कुछ आने वाली हैं, उनका मैं चाहूंगा कि आप कृपया हमें नाम बताएं, दर्शकों तक भी ये नाम पहुंचे ताकि उन्हें प्रतीक्षा रहे। जी। एक दो कहानी संग्रह आ चुके हैं, जो पानी प्यार पहला था, दूसरा जैसे, और एक कहानी संग्रह है जो गुंटी, जो अभी हमने जिक्र किया, और एक कविता संग्रह आने वाला है जिसका शीर्षक है घर की औरतें और चांद। घर तो की औरतें और चांद। जी, ये आने वाला है। इसका सब अब ये लॉकडाउन की वजह से रुक गया, नहीं तो ये सारा जो मटेरियल है सब गया हुआ है छपने के लिए, लेकिन ये इस वजह से रुका हुआ है, मैम, मतलब मैम लॉकडाउन की वजह से। आप जानती भी हैं कि हमारी संस्था जो है प्रकाशन का भी कार्य करती है, तो मैं दर्शकों को ही जी बताना चाहूंगा
कि यदि उनकी कोई रचनाएं हैं तो उसे सर्वभाषा प्रकाशन निःशुल्क प्रकाशित कर सकता है। और बिल्कुल आपसे एक आग्रह करूंगा कि आपकी अगली पुस्तक सर्वभाषा प्रकाशन से प्रकाशित हो। जी मैं चाहूंगा बिल्कुल। कि आप स्वीकृति दें। मुझे 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 और क्या चाहिए, एक लेखक को चाहिए क्या होता है कि प्रकाशक मिल जाए और वो कह दे, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा अवसर है। और ये मेरा ये हैम्पर है मेरे लिए ये है गिफ्ट हैम्पर कि आपने कह दिया, तो जरूर धन्यवाद मैम। बल्कि आपने मुझे कह दिया, और मैं सर्वभाषा को पहले से जान रही हूँ। कुछ समय पहले हम लोग मिल चुके हैं, एक दो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो आपके बिना पे मैंने कुछ और लोगों को बोल भी दिया है कि आप लिखिए, और बिल्कुल। प्रकाशक हमारे पास है मतलब अरे आपकी तरफ वाह, से मैंने भी ये वो कर इसके दिया लिए कि भी संस्था की तरफ से मैं धन्यवाद प्रकट करूंगा मैम। तो वो एक लोग चलते कहते हैं हम भिजवाएंगे। जी एक चलते चलते आखिरी सवाल कि जो जी। लोग लेखन के क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं, जो उन्होंने नया नया लिखना शुरू किया है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जो संक्षेप में। मैं तो जो हाँ जो नहीं लिखते हैं ना, उनको भी कहती हूँ कि लिखो। ये मेरी जो सहेलियां हैं जो सुन रही होंगी, उनको उनको पता ही होगा, क्योंकि मैं लिखने को जरूर प्रेरित करती रहती हूँ। मैं अपने स्कूल में अपने बच्चों को प्रेरित करती रहती हूँ कि बेटा डायरी लिखना शुरू करो। सबसे पहले डायरी 1 पेज 2 पेज लिखना स्टार्ट करो, शुरू करो। और ये मत सोचो इसे ये खराब लिखा होगा या कौन पढ़ेगा तो कोई क्या कहेगा, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ लिखना है। लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए, आपको खुद वो रास्ता बनता जाएगा। हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग बताएंगे। जहाँ कुछ होगा आप दिखा सकते हैं। आजकल तो सब एक दूसरे को दिखाते हैं, भाई इसमें कुछ ठीक करना है तो बताइए, कुछ टिप्पणी है तो दीजिए। तो आप और लिखना जो होता है वो इसलिए जरूरी है, ये नहीं कि मतलब जबरदस्ती मैं लिखने को कह रही हूँ। लिखना इसलिए कि आपके सारे विचार उसमें आ जाते हैं, आपकी भावनाएं उसमें आ जाती हैं, अच्छी बुरी सब आ जाती हैं, और धीरे धीरे बुरी जो है नेगेटिविटी है वो निकल जाती है। ये सकारात्मकता की ओर ले जाता है। लिखना हमें सकारात्मक बनाता है, हम पॉजिटिविटी फैलाते हैं। कम से कम हम जो बोलना चाहते हैं, बुरा कुछ मन में हो, चिल्ला के बोलें, किसी को गुस्सा करें, या वो 10 लोगों तक जाए, डांट के, जो भी है। अगर उस चीज को हम अपनी लेखनी में उतार दें, अगर हम लिख लें, तो मेरे ख्याल से वो बात वहीं पे, कागज जो होता है ना, पुस्तक, कागज, डायरी सबसे अच्छी मित्र होती है। आप उसको आराम से लिखिए, और लिखते रहिए। लिखते लिखते आप खुद भी रिफाइन होंगे, यानी अपने आप को भी आप परिष्कृत कर रहे हैं, और अपनी भावनाओं को भी, और दूसरों जो पढ़ेगा उसको भी आप यही बताएंगे। मेरे ख्याल से जो एक जो दिया होता है ना अंधेरे में, रोशनी के लिए काफी होता है, तो एक दिया जला के देखिए। एक दिया जलाकर देखें। लेखन से जी। मैम आपके साथ बहुत ही सुंदर बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा आपको इस कार्यक्रम धन्यवाद। में आपको सुनकर। आपने गीत सुनाए, नज़्में, गजल, माहिया, जी दोहे, जी अंग्रेजी में शुक्रिया। कविताएं, जी संस्मरण, लोगों तक संदेश भी आपने पहुंचाया। जी। मैम सर्वभाषा ट्रस्ट की धन्यवाद। तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद बहुत ज्ञापित करता धन्यवाद। हूँ। आपका और बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। मेरे दर्शकों और सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। निश्चित ही मैम। दर्शकों को ही मैं बता दूं कि आप हमें सर्वभाषा ट्रस्ट के फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे थे। और साथ में हमारी मेहमान थी सुप्रसिद्ध कवित्री, समाज सेविका, शिक्षाविद, आदरणीय श्रीमती रेणु शाहनवाज हुसैन जी। मैम आपसे बातचीत धन्यवाद। करके बहुत अच्छा लगा। यहीं बहुत पे इस कार्यक्रम बहुत को धन्यवाद। समापन करते हैं। बहुत जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।